हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर का हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन सब्जेक्ट होता है, तो इस सब्जेक्ट में संक्रामक रोग, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। इसको देखिए, हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर देखिए, हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे कि संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोग इसकी अवस्थाओं के बारे में जानेंगे कि इसकी क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। फिर देखिए, हम लोग इसका संक्रमण कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या माध्यम होते हैं जिनके ज़रिए संक्रामक रोग फैल सकते हैं। और फिर देखिए, हम लोग इसकी रोकथाम या इसके उपाय, जब ये रोग फैल जाते हैं तो हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग इसकी अवस्था या प्रकार, संक्रमण के माध्यम और रोकथाम के उपाय, इन सब के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अवस्थाओं की हम बात करेंगे तो इसकी 4 अवस्थाएं हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसके प्रकार देखिए 2 तरह के ये होते हैं। फिर इसके मोड, तो जो संक्रमण हो सकता है इसका हवा, पानी, भोजन, वस्त्र, कीड़े मकोड़े हो गए, या किसी व्यक्ति से संपर्क हो गया, हमारा मतलब जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है उससे संपर्क हो गया। या देखिए, इसके जो रोग वाहक होते हैं कुछ बीमारियों के, जैसे कि मच्छर होते हैं, इनसे डेंगू वगैरह की बीमारियां फैलती हैं। या कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे टाइफाइड, साइमोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखिए, इसकी जब रोकथाम की बात करेंगे तो रोकथाम अभी आपने कोविड पीरियड में देखा था, वैक्सीनेशन एक जरिया होता है। या भाई बंदे को क्वारंटाइन करने से भी इसकी रोकथाम हो सकती है। इसके अलावा जो अधिकारी हैं या गवर्नमेंट है उसको हम लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, हम लोग कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं संक्रामक रोग क्या होते हैं। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। तो देखिए, ये रोग रोगी के पास उठने बैठने या उसके साथ खाना खाने या उसके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कपड़े हैं उनको कोई व्यक्ति पहन लेता है या स्पर्श कर लेता है, इससे होते हैं। और इसके अलावा देखिए, दूषित जल, भोजन, वायु के द्वारा रोग के कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हम लोग क्या है, बीमार हो जाते हैं। मतलब 2 तरीके हैं, या तो कोई व्यक्ति पहले से बीमार है, हम लोग उसके साथ बैठ जाते हैं, उसके साथ खाना खा लेते हैं, या उसके संपर्क में किसी भी तरह से आ सकते हैं, उसके कपड़ों को टच कर लेते हैं, या हम लोग उसके कपड़े पहन लेते हैं। एक जरिया तो ये है। दूसरा जरिया है, हमने दूषित जल पी लिया या भोजन खा लिया, या हम लोग क्या है, वायु दूषित है या उसके अंदर देखिए कीटाणु घूम रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए जुकाम है और वो हमारे पास में बैठा है, उसने छींक आई है उसको, या वो सांस लेगा तो उसके जो कीटाणु हैं वो हवा में आएंगे और फिर पास वाला कोई व्यक्ति है उसके नाक के जरिए उसके अंदर चले जाएंगे, तो वो क्या है, वो भी फिर इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसको भी जुकाम हो जाएगा। तो जो संक्रामक रोग होते हैं इनको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। इनको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। तो ये 2 भाग कौन कौन से हैं। पहला देखिए, कंटेजियस डिजीज, इसको बोलते हैं संसर्ग रोग।
ये कैसे होते हैं? देखिए, जब रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर दूसरे व्यक्ति को हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं संसर्ग रोग। जैसे जुकाम, काली खांसी, आंखें दुखना, खुजली, तो ये सारे के सारे क्या हैं? संसर्ग रोग हैं। जो डायरेक्टली कैसे होते हैं? रोगी के जब हम लोग कांटेक्ट में आते हैं या उसके द्वारा यूज़ की गई कोई चीज़ है उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तब हम में जो बीमारियां होती हैं तो वो होते हैं संसर्ग रोग, उनको कहा जाता है। इसके बाद देखिए, इसका जो दूसरा टाइप है वो संक्रामक रोग है, इन्फेक्टियस डिजीज है ये। अब देखिए, जो रोग दूषित जल, दूषित भोजन, दूषित वायु, इसमें उपस्थित कीटाणुओं से जो फैलते हैं वे होते हैं संक्रामक रोग। जैसे हैजा, पेचिस, टाइफाइड, टेटनस, डिप्थीरिया आदि क्या है? ये संक्रामक रोग हैं। अब देखिए, इनका संक्रमण कैसे होता है या कैसे ये रोग फैलते हैं। तो जितने भी संक्रामक रोग होते हैं ये जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं और विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। और जीवाणु देखिए, हर एक जीवाणु एक ही तरह का रोग फैला सकता है, दूसरी तरह का नहीं। इसीलिए क्या होता है, संक्रामक रोग के जो लक्षण हैं वह उग्रता में अंतर होता है। हर एक रोग के सिम्टम जो हैं वो अलग अलग होते हैं। भिन्न भिन्न रोगों के ये जीवाणु उपयुक्त अवसर पाकर, देखिए ये अलग अलग रोगों के जो जीवाणु हैं ये मौका पाकर हमारे शरीर में घुस जाते हैं। शरीर में घुसने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अपनी संख्या को हम बढ़ा लेते हैं और हमारे शरीर को क्या कर देते हैं? बीमारी या रोग से ग्रस्त बना देते हैं। आगे देखते हैं, ये जो जीवाणु होते हैं ये बिल्कुल छोटे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इनको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इनका जो साइज होता है वो अलग अलग साइज में होते हैं। कोमे के आकार के हो सकते हैं या कुछ मुड़े हुए डंडे के आकार के, या कुछ लहर जैसे हो सकते हैं, या कुछ डंडे के आकार के हो सकते हैं। कुछ देखिए, जो डॉट होती है एक बिंदी या बिंदु के आकार के हो सकते हैं। ज़्यादातर जो जीवाणु होते हैं वो एक कोशिका जीव होते हैं, मतलब जिनके अंदर एक कोशिका होती है, और कुछ बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं ये ज़्यादातर, कुछ मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फिर है निस्पंदी विषाणु, फिल्ट्रेबल वायरस है, एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ, फंगी या फफूंदी, फिर बहुकोशिकीय जीवाणु है, मेटाजोआ है, और रिकेटेशिया है आदि। ये जीवाणु अनेक साधनों के द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसको क्या है? बीमार बना देते हैं। तो ये जो जीवाणु हैं ये तो मौका चाहते हैं कैसे भी भाई हवा, पानी, भोजन किसी भी जरिए से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाकर उसको इन्फेक्टेड कर देंगे, परंतु उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति तीव्र होती है तो ये रोगाणु, यहाँ पर रोगाणु आएगा, उस पर आक्रमण नहीं कर पाते। अब देखिए कैसे भी करके हमारे शरीर में घुस जाएंगे। अब जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जो है अच्छा है, जिसकी रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी है, तो उसके शरीर के अंदर ये प्रवेश करेंगे तो हमारे ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल होते हैं जो हमारी जीवाणुओं से रक्षा करते हैं वो इनको मार देते हैं। इन रोगाणुओं के मानव शरीर में प्रविष्ट होने के यहाँ पर के हैं निम्नलिखित साधन, मतलब ये जरिए हैं जिनके जरिए या माध्यम है जिनके जरिए ये रोग या ये जो जीवाणु है हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले है वायु द्वारा, हवा के द्वारा ये जीवाणु किस तरह से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो एक रोगी व्यक्ति
खांसता है, छींकता है, थूकता है या ज़ोर से बोलता है, तो ये कीटाणु क्या करते हैं, ये हवा में चले जाते हैं। रोगी के मुख और नाक के द्वारा निकली हुई जो हवा है उसके ज़रिए भी ये वायु में चले जाते हैं और बाहर की जो वायु है उसमें मिल जाते हैं। मतलब जैसे लोग मतलब कोई पेशेंट है या रोगी है, वो सांस लेगा मुख से या नाक से, तो फिर वायु में कीटाणु वहाँ से चले जाएंगे। फिर कोई स्वस्थ व्यक्ति उसी हवा में जब सांस लेगा तो वे जो कीटाणु हैं वो उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। खसरा, चेचक, तपेदिक, ये जो बीमारियां हैं ये हवा के संपर्क के द्वारा ही फैलती हैं। देखिए, फिर देखिए भोजन द्वारा, यदि खाने पीने की चीज़ों को खुला छोड़ा जाता है तो इन पर क्या है, मक्खियाँ बैठ जाती हैं और मक्खियाँ जो हैं इनके ऊपर अनेक तरह के रोगाणु छोड़ देती हैं। तो ये जो खाना है दूषित हो जाता है, तो उससे फिर संक्रामक रोग हो जाते हैं, जैसे हैजा, पेचिश, अतिसार, ये इसी तरह की बीमारियां हैं। फिर आगे है जल द्वारा। पीने के लिए पानी प्रयोग में लाया जाता है। यदि हम लोग उस पानी को खुला छोड़ देते हैं या पानी रखने की जो टंकी, मटका या कोई भी बर्तन है उसको हम लोग अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करते हैं तो उसके अंदर भी रोगाणु पैदा हो जाते हैं। उस पानी को पीने से फिर अनेक तरह की संक्रामक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हैजा, पेचिस, मियादी बुखार, टाइफाइड, पीलिया, ये इस तरह की बीमारियां हैं जो जल के द्वारा फैलती हैं थ्रू वाटर। आगे है वस्त्र द्वारा। तो वस्त्र द्वारा देखिए, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही बीमारी से ग्रस्त है, हम लोग उसका तौलिया, रुमाल, बिस्तर या कोई कपड़ा यूज़ कर लेते हैं तो फिर रोगाणु हमारे शरीर में या किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। आँखों का दुखना, खुजली, जुखाम, ये जो बीमारियां हैं ये कपड़ों के द्वारा भी हो जाती हैं। आगे है संपर्क द्वारा। कॉन्टैक्ट के द्वारा भी बीमारियां फैलती हैं। रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने या उसका स्पर्श करते रहने से भी रोगी व्यक्ति के रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी बना देते हैं, जैसे खुजली है, दाद है आदि। इसके बाद आगे देखिए चर्म द्वारा। स्किन के द्वारा भी बीमारियां फैलती हैं। वैसे तो चर्म शरीर का प्राकृतिक आवरण है और रोगों से हमारी रक्षा करता है, परंतु इसमें घर्षण या रगड़ आ जाने या त्वचा के कट फट जाने से टिटनेस आदि के रोगाणु कटी हुई त्वचा से शरीर में घुस जाते। जैसे जब कोई लोहे का कोई भी चीज़ है, जैसे चाकू, कैंची, कुछ भी या नुकीली चीज़ है जो हमारे शरीर में कट लग जाता है जिससे, तो फिर उससे टेटनस वगैरह का खतरा बढ़ जाता है। फिर आगे देखिए कीड़ों के द्वारा भी बीमारियां फैलती हैं। कुछ मच्छर आदि व्यक्ति की त्वचा पर बैठकर त्वचा को काटते हैं। अपने डंक के जरिए क्या करते हैं, व्यक्ति के शरीर में रोगाणु छोड़ देते हैं। मलेरिया रोग मच्छर के द्वारा और प्लेग ये पिस्सू के द्वारा, ये बीमारी ऐसी हैं जो कीड़ों के द्वारा फैलाई जाती हैं। आगे है रोग वाहक द्वारा। अब कुछ कैरियर होते हैं जिनके द्वारा ये जो रोग हैं फैलाए जाते हैं। अब जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता या जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा होता है तो वो क्या करता है, ये जो रोगाणु हैं इन रोगाणुओं से वो व्यक्ति बीमार नहीं होता है, क्योंकि जब ये रोगाणु हमारे शरीर में एंट्री करते हैं तो वे स्वयं तो बीमार नहीं पड़ते, बल्कि तो देखिए ये व्यक्ति बीमार नहीं पड़ते हैं,
पर होता क्या है, जब एक स्वस्थ व्यक्ति जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है उसके शरीर में वे प्रवेश कर गए तो वो व्यक्ति तो नहीं पड़ेगा, पर उस व्यक्ति के कांटेक्ट में यदि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा जिसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है तो वो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को ही रोगवाहक कहते हैं। टाइफाइड, पेचिस, डिप्थीरिया, ये इस तरह के जो रोग हैं ये कैरियर के द्वारा फैलते हैं। आगे देखिए, जनन इंद्रियों के द्वारा कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे जो जनन अंग होते हैं इनके द्वारा फैलते हैं। जनन इंद्रियां तथा योनि मार्ग द्वारा कुछ मतलब ये रास्ते आप लोग कह सकते हैं, इन पाथ हैं और रोगाणुओं के लिए, इनके जरिए जो है कीटाणु हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं और शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं। सुजाक व आतशक रोग ये इसी तरह से फैलते हैं। अब देखिए, जो संक्रामक रोग होते हैं इनकी क्या स्टेज या क्या अवस्थाएं होती हैं। जब संक्रामक रोग के कीटाणु हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अंडे भी देते हैं, फिर अपनी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा लेते हैं और फिर हमारे शरीर के अंदर जहर छोड़ते हैं। फिर वो जहर जो हमारे ब्लड में फैल जाता है और सारा जो सिस्टम है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जब इनकी इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है, यदि लिमिट में होते तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको कंट्रोल कर देता, पर जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में हो जाते हैं तो फिर शरीर जो है इनके आगे हार मान लेता है। फिर रोगी जो है वो उसको दवा वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर यही है, तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ने लग जाती है, उनके द्वारा जो विष है वो हमारे रक्त में प्रवेश कर जाता है, शरीर के अंदर फैल जाता है और जैसे जैसे इस विष या जहर की मात्रा शरीर में फैल जाती है, मतलब जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे रोग जो है वो भयंकर रूप लेगा। किसी व्यक्ति का रोग कितना भयंकर रूप ले लेगा ये उस व्यक्ति के इम्यून सिस्टम या उसके जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। जब रोगाणु शरीर में पहुंचकर अपना जहर शरीर में फैलाते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर जो WBC होती है ना, वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, तो ये क्या करती हैं, उनसे लड़ाई करती हैं, उनके साथ संघर्ष करती हैं। कुछ को तो वे मार देती हैं और कुछ देखिए ऐसे रस का WBC निर्माण करते हैं जिससे क्या होता है, इन ये जो जीवाणु है ये उनके अंदर ही घुल जाते हैं, एक तरीके से एसिड मान लो बना लेती हैं। धीरे धीरे इन जीवाणुओं की संख्या फिर कम हो जाती है और रोगी फिर क्या है, स्वस्थ होने लग जाता है। जब देखिए जो एंटीबायोटिक दवाई लगती है बीमार व्यक्ति को तो वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए तो दी जाती है। संक्रामक रोग के कीटाणुओं के शरीर में प्रवेश होने के पश्चात रोग फैलने व ठीक होने की 4 अवस्थाएं होती है। देखिए यहाँ पर ये बता रखा है कि जब बीमारी फैलती है तो फैलने से लेकर ठीक होने तक टोटल यहाँ पर देखिए 5 है, 4 अवस्थाएं ये होती हैं। सबसे पहले होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड को हम लोग उद्भवन काल बोलते हैं। इसमें क्या है, जो कीटाणु है वो शरीर के अंदर घुसेंगे, फिर अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। इसको देखिए, इस काल को या इस टाइम को अंडे सेने का काल हम लोग कहते हैं। इसमें बीमारी के जो सिम्टम हैं या जो चिन्ह हैं वो दिखाई देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्भवन काल इसको बोलते हैं। हर एक बीमारी के देखिए अलग अलग बीमारी का ये अलग अलग टाइम होता है, भाई इतने टाइम में ये बीमारी जो है इसके जो रोगाणु है वो अंडे देंगे, फिर इनकी संख्या फैलेगी। हर एक बीमारी का मतलब अलग अलग टाइम ये होता है। ज़्यादातर क्या होता है, एक नॉर्मली हम लोग बात करते हैं तो 1 दिन से कई दिन तक का ये टाइम हो सकता है। और इस टाइम पर क्या होता है, जो जीवाणु है या जो जीवाणु कह लो, जीवाणु बोल लो, कीटाणु बोल लो, रोगाणु बोल लो, एक ही बात है, तो अपनी संख्या में बढ़ा लेते हैं, फिर ये जहर या विष का निर्माण करते हैं। तो ये जो टाइम होता है इंक्यूबेशन, इसमें देखिए ये सिर्फ व्यक्ति के शरीर के अंदर
अंडे देते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। मतलब ये टाइम ऐसा होता है, अब संक्रमण शुरू नहीं होता, मतलब इस टाइम तक संक्रमण शुरू नहीं होता है। तो इस टाइम पर क्या होता है, व्यक्ति जो रोग है वो दूसरे तक नहीं फैला सकता। इससे आगे का काल जो होता है वो आक्रमण काल होता है। पहले अब आपको किसी से लड़ाई करनी है, अगली पार्टी ज़्यादा स्ट्रोंग है, मान लो आप 5 बंदे हैं, सामने 100 बंदे हैं, तो आप पहले तो क्या करेंगे, आप लोग उनकी जितनी स्ट्रेंथ बनाएंगे ना, आप लोग उतने ही व्यक्ति इकट्ठे करेंगे, उसके बाद लड़ेंगे। सेम इनका है, अपनी संख्या बढ़ाएंगे, उसके बाद लड़ेंगे। तो जो आक्रमण काल है, इन्वेजन पीरियड है, ये वो टाइम होता है जिसमें रोग के लक्षण अपनी बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, रोगी को बिल्कुल पूरी तरह से घेर लेते हैं, और इसको स्करिया प्रदर्शन काल भी हम लोग बोलते हैं। अब पहले मतलब शुरुआत होती है, फिर बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इसके बाद फिर देखिए जो रोगी है वो अपना ट्रीटमेंट कराता है। तो फिर क्या होता है, फिर क्षीण काल, मतलब धीरे धीरे फिर बीमारी घटने लग जाती है। स्करिया प्रदर्शन काल के बाद यह काल आता है, कौन सा, क्षीण काल आता है। इसमें क्या है, रोग के लक्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं और मरीज को क्या है, राहत मिलती है या उसको आराम फील होता है। इसके बाद फिर स्वास्थ्य लाभ काल आता है, मतलब रोगी जो है वो ठीक हो जाता है। रोगी की बीमारी ठीक हो जाती है, उसका जो कमज़ोर शरीर है वो सामान्य दशा में आने की कोशिश करता है, मतलब प्रयत्न करता है भाई नॉर्मली पहले जैसा व्यक्ति हो जाए। तो इस समय बहुत सावधान व देखभाल की रोगी को ज़रूरत होती है। कमजोरी के कारण कोई दूसरा व्यक्ति भी, मतलब व्यक्ति का शरीर फिर उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो सकता है यदि उसका सही से ध्यान न रखा जाए। तो ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरी बीमारी उसको घेर ले। अतः मरीज की पूरी तरह से क्या है जिसमें देखभाल करनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इसको हम लोग किस तरह से इसकी रोकथाम कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। संक्रामक रोग बहुत ही स्पीड से फैलते हैं, यदि देखें टाइम के साथ हम लोग इनको कंट्रोल नहीं करते हैं, इनके लिए उचित उपाय नहीं करते हैं, तो क्या होगा, पहले मान लो घर से फैलेंगे, फिर आस पड़ोस, गांव, नगर, स्थानीय, मतलब इस तरह से पूरी मानव जाति को भी चपेट में ले सकते हैं। आपने अभी पीछे कोरोना पीरियड देखा होगा, वहाँ पर चाइना के एक वुहान शहर से शुरुआत होती है, फिर फैलता फैलता देखिए पूरी दुनिया को ही चपेट में ले लेता है। कभी कभी तो ये रोग इतने विकराल रूप धारण कर लेते हैं कि पूरे समाज या देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा भी लगता है और ट्रेंड जो डॉक्टर्स हैं या स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है, और प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इसको कंट्रोल करने के लिए फिर काफ़ी सारे प्रयास करने पड़ते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया गया है, 1994 में सूरत में प्लेग बीमारी फैलती है, पूरे देश को चपेट में ले लेती है वो, और इसकी रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करे जाते हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके लिए देखिए सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग लेती है। इसके बाद फिर इस बीमारी को कंट्रोल किया जाता है। इन रोगों की रोकथाम व नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय जो हैं उपयोग में लाने चाहिए। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, जो हायर अथॉरिटी है, जो भी उच्च अधिकारी हैं, उनको सूचना देनी चाहिए। किसी भी संक्रामक रोग के फैलने पर शीघ्र ही अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए। जैसे कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए हैजा, चेचक, मलेरिया, प्लेग या कोई भी संक्रामक रोग है, तो उसके जो घर वाले हैं उसको इसकी सूचना देनी चाहिए। जो भी उच्च अधिकारी है, नगर की नगर पालिका है या भाई गांव के अंदर जैसे जो क्या बोलते हैं हम लोग, जो ग्राम पंचायत वगैरह होती है, उसको सूचित कर दीजिए, या जो भी अधिकारी है उसको। तो स्वास्थ्य अधिकारी देखिए नगर पालिका का या गांव के अंदर जो जैसे शहरों में जैसे दिल्ली वगैरह में
क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, या गांव में जो क्लिनिक हैं गौर PHC CHC ये होते हैं, जैसे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह, इनको सूचना दे दीजिए। फिर वे लोग क्या करेंगे, रोगी को देखेंगे, उसकी जांच करेंगे कि भाई उसको संक्रामक रोग है या नहीं है। जो स्वास्थ्य अधिकारी है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इस रोग के बारे में जो लोग हैं उनको एक सार्वजनिक संचार के माध्यम से उनको इसके बारे में जानकारी दे, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, या मतलब कैसे कंट्रोल इसको कर सकते हैं, इसके लिए क्या कुछ इसकी रोकथाम के लिए उपाय करने होंगे। सार्वजनिक पेयजल की सप्लाई करने वाली टंकी में पोटेशियम परमैंगनेट, आयोडीन या क्लोरीन आदि डलवाकर जल को कीटाणु रहित करवाएं, लोगों को मार्गदर्शन दिया जाए। अब लोगों को मार्गदर्शन क्या देना है, देखिए लोगों को मार्गदर्शन ये देना है कि खुली दूषित मिठाइयाँ, फल, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। रोग से बचाव के अन्य उपाय आदि को सार्वजनिक रूप से समाचार पत्र के माध्यम से प्रदर्शित करें, जनता में। देखिए कुल मिलाकर ये है भाई, लोगों को जागरूक करना है। उसके लिए जरिया सोशल मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, या क्या नाम है टीवी वगैरह के जरिए हो, किसी भी तरह से मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जागरूक करना। इसके बाद अगला हो सकता है रोगी को अलग रखना। अब हमें ये पता है कि इसको संक्रामक रोग है तो उस व्यक्ति को या तो हॉस्पिटल के अंदर किसी सेपरेट रूम में रखा जा सकता है, या वो व्यक्ति घर पर है तो घर पर उसको अलग करा जा सकता है, मतलब और जो घर के मेंबर हैं उनसे अलग कर दिया जाए उसको। संक्रामक रोग की रोकथाम व नियंत्रण के लिए दूसरा उपाय यह है कि जिस व्यक्ति को संक्रामक रोग हुआ है उसे अन्य व्यक्तियों से अलग कर दिया जाए या अलग रखा जाए, जिससे कि अन्य व्यक्तियों को रोगी मतलब अन्य व्यक्ति जो है संक्रमित ना हो, या तो रोगी को हॉस्पिटल में देखिए संक्रामक रोग के लिए जो विशेष कमरे होते हैं उनमें रख दिया जाए। यदि हॉस्पिटल जाने की सुविधा न हो या वहाँ पर भेजना संभव न हो तो घर पर ही उसको किसी अलग कमरे में रखा जा सकता है। हर व्यक्ति को रोगी से नहीं मिलने देना है, और रोगी का जो कमरा है वो हवादार, उसमें पर्याप्त धूप होनी चाहिए, और रोगी के जो कपड़े हैं या उसके जो बर्तन हैं वो अलग कर देने चाहिए। आगे है निसंक्रमण, डिसइंफेक्शन, मतलब रूम को भाई डिसइंफेक्टेंट, जैसे कोरोना टाइम पर सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ करा था, उसी तरह से जो बीमारी से ग्रस्त रोगी है तो उसके जो कपड़े हैं, उसके द्वारा जो बर्तन यूज़ किए जाने हैं उनको अच्छी तरह से साफ़ सफाई करनी है। उनके जो कीटाणु हैं वो ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जिससे उनके जो कीटाणु हैं वो मर जाए। रोगी ने जिन वस्तुओं का उपयोग किया हो रोगी के ठीक होने के बाद देखिए उन सब का क्या करना है, डिसइंफेक्शन या कीटाणुनाशक दवाई, मतलब हमें कीटाणुनाशक दवाई से उसको पूरी तरह से क्या करना है, उसको डिसइंफेक्ट कर देना है। जैसे कि रोगी के वस्त्र बिस्तर है उसका, उसके कपड़े, बर्तन, इन सारी चीज़ों को। रोग के जो जीवाणु हैं उनको नष्ट करना क्या कहलाता है, निष्क्रमण कहलाता है। रोगी के द्वारा जो कपड़े या जो भी चीज़ उसने यूज़ करी हैं इनको स्वस्थ व्यक्ति यदि यूज़ कर लेगा तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाए। तो इसीलिए जिस कमरे में रोगी रहा हो उसके अंदर क्या है, कीटाणुनाशक दवाई का छिड़काव करना चाहिए। निसंक्रमण के लिए कार्बोलिक एसिड ये लिक्विड फॉर्म में, इसके अलावा फॉर्मेलिन घोल, पोटास, क्लोरीन इन घोल तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस हैं, इन सब का जो है यूज़ किया जा सकता है। यदि रूम के अंदर दुर्गंध है तो यहाँ पर डिओडोरेंट, गंध निवारक का यूज़ करा जा सकता है, जिस तरह से जैसे फिनाइल है इसका यूज़ किया जा सकता है। फिर एंटीसेप्टिक निसंक्रामक तत्व है जो जीवाणुओं के वृद्धि विकास को रोकते हैं, जैसे टिंक्चर आयोडीन है, फिटकरी है, स्पिरिट है,
मिट्टी का तेल है, बोरिक एसिड है इत्यादि। तीव्र ताप या आग को भी अनेक रोगों के जीवाणुओं को मारने के लिए यूज में लाया जा सकता है। इसलिए भयानक संक्रामक रोगग्रस्त रोगी के जो मलमूत्र, थूक आदि को दूषित पदार्थों, मतलब ये सारी चीज़ें जो इनको जला देते हैं हम लोग। वस्त्रों को उबलते पानी में डालकर धोते हैं और बर्तनों में गरम राख डालकर क्या करते हैं, इनको साफ करते हैं। धूप या सूर्य का प्रकाश भी तेज निसंक्रामक तत्व है, इसलिए रोगी के उपयोग में लाई गई मेज, कुर्सी, स्टूल, पलंग, वस्त्र, बिस्तर, इन सब को क्या है, धूप में रख देना चाहिए। आगे देखिए, गुड हाइजीन एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस, स्वास्थ्यप्रद एवं आरोग्यपूर्ण अभ्यास। संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए एक उपाय हमारे पास ये भी है कि व्यक्तिगत स्वच्छता, सफाई संबंधित स्वस्थ आदतों का विकास किया जाए। अब क्या क्या आदतें हैं, जैसे शौचालय से कोई व्यक्ति आया है तो साबुन से भाई अच्छी तरह से अपना हाथ वगैरह धो लें। खाना खाने से पहले हाथों को धोएं, अच्छी तरह से स्नान करना चाहिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। घर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए, बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ करना चाहिए। बाजारी कोई भी खाद्य पदार्थ है वो खा लेना चाहिए, पर ये उसको उसमें ध्यान रखना चाहिए भाई धोकर खाना है या साफ़ सुथरी चीज़ खानी है। पानी को ढककर रखना है, बर्तन साफ़ रखने हैं, किसी दूसरे व्यक्ति का तौलिया, रुमाल, कंघा, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना है और किसी के जूठे बर्तन में खाना नहीं खाना, ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखिए, प्रतिरक्षण, इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए जो वैक्सीनेशन वगैरह होती है वो यहाँ पर इसमें हम लोग बताएंगे। देखिए, संक्रामक रोग को रोकने का एक आसान तरीका है कि बीमारी फैलने की सूचना मिलते ही घर आसपास के जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए उनको टीके लगवा लेने चाहिए। टीका या सुई, इसको लगवाने से क्या है, इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा बढ़ जाएगा और बीमारियों से लड़ने, मतलब बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है इससे। फिर हैजा, कुकुर खांसी, चेचक, तपेदिक, इनके टीके लगवाने से क्या है, इनकी जो संक्रमण होने की संभावना है वो कम हो जाती है। और यदि फिर रोग हो भी लेता है तो ज़्यादा भयानक रूप नहीं लेता, उसको मतलब ज़्यादा असर नहीं कर पाएगा, व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए रोगनाशक दवाइयों का भी प्रयोग किया जा सकता है। आगे है धूमन, फ्यूमिगेशन। सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, ये कुछ गैस हैं जिनके धुएं से विद्यालय के कमरों में जो कीटाणु हैं यदि तो वे मर जाएंगे। पूरा कमरा जो है वो कीटाणु रहित हो जाता है। अब आपने कोविड के टाइम पर देखा होगा गाँवों में, शहरों में सरकार ने भाई सैनिटाइज़र की तरह स्प्रे कराया था। इसके अलावा जब ये डेंगू वगैरह की बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं तो एक हमारे गांव में तो अभी भी आती है, वो एक पूरी बड़ी सी लंबी सी मशीन होती है, वो धुआं छोड़ती है। तो उससे क्या मच्छर या और जो कीटाणु वगैरह होते हैं हवा में वो मर जाते हैं। इसके बाद देखिए, एक क्वारंटाइन पीरियड है। यदि कोई बीमार है और हमें ये पता है कि भाई इसको कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रामक रोग है, तो हम लोग उसको क्वारंटाइन भी तो कर सकते हैं ना, उसको हम लोग अलग कर दें ताकि उसका संपर्क और लोगों से ना हो, भाई उसकी जो बीमारी है वो और ज़्यादा ना फैले। जो व्यक्ति किसी संक्रामक रोग के वातावरण में रह चुके हैं उन्हें संक्रामक रोग होने की संभावना हो सकती है, अतः ऐसे व्यक्ति को उस रोग के उद्भवन काल हमने पीछे पढ़ा था जिसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये वो पीरियड होता है जब जो रोगाणु है वो अपने अंडे देते हैं और उनकी अपनी संख्या जो है वो बढ़ाते हैं। तो इसकी जो विशेष अवधि है तक
सबसे अलग रखना चाहिए। मतलब ये वो पीरियड होता है जब वे संख्या बढ़ाते हैं, यहाँ पर संक्रामक रोग के फैलने के चांस नहीं होते हैं इस स्टेज पर, तो उनका निरीक्षण करते रहने चाहिए। यदि रोग का कोई भी सिम्टम या लक्षण उस विशेष अवधि के बीच में या अवधि पूरा होने तक दिखाई न दे तो उसे कहीं भी आने जाने की अनुमति दे दें। मतलब एक पीरियड देखेंगे ना भाई, इतने दिन तक ये बीमारी फैलती है, तो उस पीरियड तक क्वारंटाइन करके ये देखेंगे कि भाई कुछ सिम्टम तो नहीं दिख रहे हैं व्यक्ति के अंदर। यदि सिम्टम नहीं दिखते हैं तो फिर उसको क्या है, फ्री कर दिया जाता है कि भाई आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको फुल परमिशन है। इसलिए जिस स्थान या शहर में संक्रामक रोग फैला हो वहाँ आने जाने पर रोक लगा दी जाती है। ऐसे स्थानों पर जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें स्थिति से परिचित कराकर टीका लगा दिया जाता है। अब कोविड के टाइम पर जो इंडियन बाहर कोई स्टडी करने गया हुआ है या कोई भाई जॉब करता है, जब वे आए थे तो आते ही गवर्नमेंट ने उनको क्वारंटाइन करा था। उसके बाद उनके सारे टेस्ट वगैरह हुए थे, उनकी जांच हुई थी, उसके बाद फिर उनको घर भेजा गया था। तो आगे देखते हैं, तभी उस स्थान पर जाने दिया जाता है। इस प्रकार संक्रामक रोग के एक स्थान से आने वाले व्यक्तियों को पहले डॉक्टरी परीक्षा उनकी की जाती है। रोग के उद्भवन काल की अवधि के दिनों तक अलग स्थान या उनको कैंप में रखा जाता है। इस अवधि तक रोग के लक्षण प्रकट न होने पर ही शहर में जाने दिया जाता है। यही क्रिया जो है संरोधन या निरोधायन कहलाती है। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने संक्रामक रोग के बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और यदि दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे क्या होगा, आपको हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियोज आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।